हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए परसेंटेज की एक नई क्लास लेकर के आया हूं और आज हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके जो पहले हम लोग 4 क्लास पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आज हमारी परसेंटेज की ये 5वीं क्लास है। इसके पहले जो हमने 4 क्लास पढ़ी है परसेंटेज की, उसमें हम लोगों ने कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हों आपके। ठीक है, और शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमको लेके चलना है। ठीक है ना, हम हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं इस परसेंटेज टॉपिक में। ठीक है, ताकि आज के बाद कभी भी आपको परसेंटेज जो आप इसको पढ़ लें तो आपको ये ना लगे आज के बाद कि आपका ये जो है कॉन्सेप्ट परसेंटेज में छूट गया है। तो हर एक कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के अंदर। तो आज की भी जो क्लास है कुछ नए कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे क्वेश्चन के द्वारा। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो आज क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि इफ इनकम ऑफ रमेश इज 20% मोर देन दैट ऑफ महेश, देन इनकम ऑफ महेश इज हाउ मच % लेस देन दैट ऑफ रमेश। अब इस क्वेश्चन को तो आप पढ़ते ही इसका आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है ना। इसको करने में अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। यदि रमेश की आय महेश की आय से 20% अधिक है तो महेश की आय रमेश की आय से कितने प्रतिशत कम है। बताइए, 45%, 33.33% कि 16.66% कि 25.75%। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो आपने कहा 2 व्यक्ति हैं, एक है रमेश और एक है महेश। देखिए, एक है आपका रमेश और एक है महेश। आपको पता है कि जब परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो जो इसका बेस है वो क्या होगा आपका 100। अब देखिए कहा गया कि यदि रमेश की आय महेश की आय से 20% अधिक है, तो जो रमेश की आय हो महेश की आय से 20% अधिक है, तो आपने कहा कि अगर महेश की आय 100 रुपए है तो रमेश की आय 120 होगी। बात क्लियर है, क्योंकि रमेश की आय महेश की आय से 20% अधिक है। तो अगर महेश 100 रुपए कमाता है तो जो आपका रमेश है वह उससे 20% उसका ज्यादा कमाता है, अर्थात वो 120 रुपए कमाता है। ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको जो है और कम कर ले, कितना हो जाएगा आपको, 2 से किससे कट जाएगा, 2 से 0 0 2 5 जा 10 2 6 जा 12। तो आपने कहा कि महेश की अगर आय 5 रुपए है तो रमेश की आय 6 रुपए है। तो इसमें पूछा गया तो महेश की आय रमेश की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो आपने कहा कि महेश की आय 5 रुपए है, रमेश की आय 6 रुपए है, तो 1 रुपए कम है। ठीक है ना, 1 रुपए कम है किसके सापेक्ष में, रमेश के सापेक्ष में। ठीक है ना, तो जिसके सापेक्ष प्रतिशत पूछा जाता है वो संख्या हमेशा नीचे जाती है। ठीक है ना, तो यहां पूछ रहा है कि महेश की आय रमेश की आय के सापेक्ष कितने प्रतिशत कम है। जो महेश की आय हो रमेश की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो आपने कहा भाई महेश की आय 5 रुपए है, रमेश की आय 6 रुपए है, तो महेश की आय 1 रुपए कम है किससे, जो है रमेश की आय से। और रमेश की आय कितनी है, 6, तो कितना हो जाएगा 1/6। इसका परसेंटेज निकाल लो। अब 1/6 आपको पता कितना होता है, 16:2/3% होता है। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 1/6 कितना होता है, 16:2/3% होता है। अब एक चीज, सर यहां तो कहीं दिया नहीं था 16:2/3%, तो आपने कहा कि इसको हम लिख सकते हैं 16.66%। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते,
16:2/3% को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 16.66%। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 16.66% आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड इट्स ब्रीथ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, द चेंज इन इट्स एरिया विल बी। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। बताइए, नो चेंज, 1% इंक्रीज, 15% इंक्रीज या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसको आप ए बी रूल से भी कर सकते हैं, इसको आप जो है 100 का बेस मान के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसको 100 का बेस मान के करते हैं तो आयत की, अच्छा आयत का जो एरिया है, जो रेक्टेंगल का एरिया, वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो अगर आप ये मान के चलें, पहले आपने माना कि लेट द लेंथ इज, अब देखो लेंथ भी आपने 100 मान लो, ठीक है ना। लेंथ इज 100 एंड ब्रीथ भी आप 100 मान लो, ठीक है ना। ब्रीथ इज 100, ठीक है ना। लेट द लेंथ आपने 100 मान ली, ब्रीथ भी आपने कितनी मान ली, 100 मान ली, ठीक है ना। दोनों 100 थी, ठीक है। जब दोनों को आपने 100 मान लिया तो इनका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, आपने कहा 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 ये हो जाएगा आपका 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब देखो जरा बात कर लो, अब की बात करते हैं, जो नया लेंथ आएगा, अब जो है लेंथ कितनी हो गई, तो आपने कहा जो अब लेंथ है उसको क्या कर दिया गया, 10% की वृद्धि कर दी गई, तो लेंथ हो गई 110, लेंथ हो गई 110। और ब्रीथ जो उसकी चौड़ाई है उसमें 10% की कमी कर दी जाए, अर्थात ब्रीथ कितनी हो जाएगी, अर्थात चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा ये हो जाएगी 90। तो अब एरिया कितना हो जाएगा, अब एरिया कितना हो जाएगा, तो आपने कहा अब एरिया हो जाएगा 110 इंटू 90, ये हो जाएगा आपका 9,900, ठीक है ना। 9,900 हो गया। तो अब जो है दोनों में कितने का परिवर्तन हुआ, अगर मैं यहां पे चेंज की बात करूं तो कितने का चेंजमेंट हुआ, तो आपने कहा पहले ये 10,000 था, अब ये 9,900 हो गया। कितने का, 100 का आपका चेंजमेंट हो गया, ठीक है ना। 100 आपका कम हो गया, देखो भाई पहले वो 10,000 था, अब ये 9,900 हो गया, तो 100 की क्या हो गई, कमी हो गई उसके क्षेत्रफल में, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं परसेंटेज, कितना परसेंट जो है डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो आप बोलेंगे 100 कम हुआ, किसके सापेक्ष में, 10,000 के सापेक्ष में। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से ये दोनों 0 कट जाएंगे, यहाँ पे 1% आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 1% क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले लेंथ और ब्रीथ चूंकि हमने 100 मानी थी, तो उनका जो टोटल एरिया आएगा कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा। लेकिन अब जो है लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई 110, चूंकि 10% वृद्धि कर दी गई, ब्रीथ आपकी हो गई 90। अब जो एरिया आएगा वो कितना आएगा आपका, 9,900 आएगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया, 100 का। 100 का, अब जो 100 का तो डिफरेंस आया, तो 100 का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है ना। किसके सापेक्ष में, 10,000 के सापेक्ष में, ठीक है ना। तो यह कितना आ जाएगा, 1% डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब इसको देखो एक तरीके से आप और भी कर सकते हैं, एक तरीके से आप और भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, वो तरीका है आपका ए बी रूल। ए बी रूल क्या होता है, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, ठीक है ना।
ये आपका ए बी रूल होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। यहां पे आपको क्या करना है, अगर वृद्धि कर दी जाए, यहां पे अगर वृद्धि के लिए आएगा, जहां पे आपका इंक्रीज होगा वहां की वैल्यू को आप प्लस में लेंगे, और जहां पे डिक्रीज वाली वैल्यू थी उसको आप माइनस में लेंगे। जैसे 10% की वृद्धि कर दी गई तो आपने यहां पर ले लिया ए बराबर आपने ले लिया 10, ए बराबर आपने ले लिया 10। फिर देखो 10% की कमी कर दी गई तो बी बराबर आपने ले लिया माइनस का 10। अब जरा इस फॉर्मूले में रख दीजिए, कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 प्लस 10 इंटू माइनस 10 अपॉन हो जाएगा आपका 100। ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो से दोनों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा। ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये रिजल्ट आपका प्लस में आता है तो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, अगर ये आपकी वैल्यू माइनस में आती है तो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो 1% डिक्रीज होगा तो नॉन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा। तो ए बी रूल से भी आप डायरेक्ट जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, आप जो है 100 को बेस मान के भी कर सकते हैं। क्लियर है, बात मेरी समझ में आ रही है? तो इनमें से किसी एक तरीके से करना, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। ठीक है ना, जो तरीका आपको सबसे बेस्ट लगे उस तरीके को आप अपना सकते हैं। क्लियर है, आंसर दोनों से एक ही आएगा, ऐसा नहीं कि इस तरीके से अलग आएगा इस तरीके से अलग आएगा। अगर भाई अलग अलग आना हो तो मैं दोनों तरीके आपको क्यों बताता कि हाँ चाहे इससे कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए। ठीक है ना, तरीके दोनों अपने आप में बेस्ट हैं, तरीके दोनों अपने आप में बेस्ट हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। If one of the side of a square is increased by 20% and the other side decreased by 20%, to get a rectangle, what percent of the area of the square will be the area of this rectangle? यदि एक आयत प्राप्त करने के लिए एक वर्ग की एक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है और दूसरी भुजा को 20% घटाया जाता है, तो इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा? बताइए भाई, 20% होगा, 75% होगा कि 96% होगा कि 90% होगा? तो यहां पर देखिए, अब आपको पता है कि स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। स्क्वायर का जो आपका एरिया होता है वो आपका साइड का स्क्वायर होता है, अर्थात भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपका? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है ना, तो यहां पे देखो क्या है, उसने कहा कि सबसे पहले स्क्वायर की बात करते हैं। तो स्क्वायर में अगर आप जो है स्क्वायर की बात अगर करें आप, अर्थात वर्ग की बात अगर करें, तो आपने यहां पे साइड मान लिया, अर्थात a इक्वल टू मान लिया 100। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा इसका? आपने कहा a स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 100 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 10,000। कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है ना। अब देखिए क्या किया गया, एक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है, दूसरी भुजा को 20% घटाया जाता है, तो एक रेक्टेंगल प्राप्त होता है। तो अगर मैं न्यू साइड की बात करूं, ठीक है ना, मैं अगर अब की बात करूं तो अब जो आपकी साइड आएगी उसमें अब दो साइडें हैं। ठीक है ना, तो यहां पे देखो एक साइड जो है उसको आपने ए मान लिया, वो आपकी क्या कर दी गई? 20% क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया, अर्थात 100 से अब वो 120 कर दी गई। दूसरी साइड को आपने बी मान लिया और वो 20% घटा दी गई, अर्थात 80 कर दी गई। ठीक है ना, कितनी कर दी गई? 80 कर दी गई। ठीक है ना, तो अब अगर आपने कहा रेक्टेंगल का क्या होगा? रेक्टेंगल, अब ये बात रेक्टेंगल की हो रही ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? तो आपने कहा रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा a इंटू बी, अर्थात कितना हो जाएगा आपका? 120 इंटू 80, ये हो जाएगा आपका 9600। तो देखो अब यहां पर देखिए स्क्वायर का एरिया कितना है? 10,000, और आपका जो है रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 96,000।
ठीक है ना, सॉरी 9600, सॉरी 96,000 नहीं 9600। तो अगर मैं कहूं कि कितने का डिफरेंस है दोनों में, अगर बात डिफरेंस की जाए तो आपने कहा दोनों के बीच में 400 का डिफरेंस है। भाई स्क्वायर का एरिया 10,000 है, इसका एरिया 9600 है, दोनों में 400 का डिफरेंस है। अब 400 का डिफरेंस किसके सापेक्ष में निकालना है? आपको निकालना है जो है स्क्वायर के सापेक्ष में, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं कितना हो जाएगा, कितने परसेंट डिक्रीज हो जाएगा, कितने परसेंट डिक्रीज हो जाएगा? तो आपने कहा ये आपका डिक्रीज हो जाएगा 400 अपॉन 10,000 इंटू 100। जीरो जीरो कट गया, जीरो 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 दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 4% डिक्रीज हो गया, 4% डिक्रीज हो गया। तो जो नया प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा? न्यू परसेंटेज क्या आ जाएगा? न्यू परसेंटेज क्या आ जाएगा? न्यू परसेंटेज क्या आ जाएगा? तो आपने कहा न्यू परसेंटेज आ जाएगा आपका 100 माइनस 4%, अर्थात ये हो जाएगा 96%। कितना हो जाएगा? 96%। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका है कि तो इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा? 96% होगा। क्लियर, समझ में बात आई? भाई कितना परसेंट डिक्रीज हो गया? 4% डिक्रीज हो गया ना, वो 100% था तो ये 96% है। तो ऑप्शन कितना हो गया? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। एम स्कोरिंग 25% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाई 30 मार्क्स while n who scored 50% marks get 20 marks more than those required to pass. The pass percentage is, एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करने वाला m 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि n जो 50% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पास प्रतिशत कितना है बताइए भाई, कितना है पास प्रतिशत? 60% है, 40% है, 65% है कि आपका 84% है? बताइए ए बी सी और डी में से क्या आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी सही होगा? तो यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं एम की, ठीक है ना, पास प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हमको टोटल अंक निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं टोटल अंकों की, तो सबसे पहले एक व्यक्ति दिया गया है एम। एम के बारे में कहा गया कि वह 25% अंक उसने प्राप्त किए और 30 अंकों से वह फेल हो गया। एन के बारे में दिया हुआ है कि उसने 50% अंक प्राप्त किए और 20 अंक उसने अधिक प्राप्त कर लिए, ठीक है ना। तो आपने कहा कि अगर मुझे यहां पर निकालना है कि कितने अंक चाहिए पास होने के लिए, अगर मुझे ये पता करना है कि कितने अंक चाहिए पास होने के लिए, तो अगर मैं m से बात करता हूं तो m के 25% को निकाल करके उसमें अगर मैं 30 अंक जोड़ दूं तो मुझे पास होने के लिए कितने अंक जरूरी है मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। m जो है 25% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अगर उसको 30 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाता। आपने कहा बिल्कुल, ठीक है ना। अब अगर तो मैंने कहा कि 25% प्लस 30, तो ये पासिंग मार्क हमको यहां से मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं n की बात करूं तो n में कहा जा रहा है कि n जो है 50% उसने अंक प्राप्त तो कर लिया, लेकिन वह 20 अंक उसने अधिक प्राप्त कर लिए। तो अगर 50% अंक में जो है 50% में से अगर मैं 20 अंक माइनस कर दूंगा तो भी मुझे भाई पासिंग अंक मिल जाएंगे कि पास होने के लिए कितने अंक जरूरी थे, क्योंकि उसने 20 अंक अधिक प्राप्त किए पासिंग मार्क से, ठीक है ना।
तो अगर मैं वहां पर परसेंटेज निकाल के उसमें से 20 अंक आपके माइनस कर दूंगा तो मुझे वहां से भी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए ये मिल जाएगा। अब देखो, अब मैं यहां पर m इक्वल टू क्या कर देता हूं n, m इक्वल टू क्या कर देता हूं n, तो ये हो जाएगा आपका 25% प्लस 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 50% माइनस 20। परसेंट एक तरफ कर लो, कितना हो जाएगा आपका 50 माइनस 25%, और ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 20। ठीक है ना भाई, 25 को उधर ले गए, 20 को इधर ले आए, तो 30 प्लस 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 25% इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना 50। तो एक बराबर कितने के हो जाएगा 50/25 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज लगा तो अपॉन 100 हो जाएगा। तो 25 टू जा आपका 50, तो 1 इक्वल टू कितने के हो जाएगा 200 के, अर्थात जो टोटल मार्क्स हैं कितने आ गए 200। टोटल मार्क्स कितने आ गए आपके 200, ये आपके टोटल मार्क्स हैं, ये क्या है आपके, ये टोटल मार्क्स हो गए 200। अब आपको चाहिए पासिंग मार्क कि पास होने के लिए कितने जरूरी है, तो आपने कहा है चाहे यहां से निकाल लीजिए, तो अगर यहां से मैं निकालता हूं तो 200 का 25%, 200 का 25% आपका, आपने कहा 25/100, अब प्लस हो जाएगा आपका 30, यहां से आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 0 दोनों कट गया, ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 50, अब 50 प्लस 30 ये आ जाएगा आपका 80, अर्थात 80 अंक चाहिए पास होने के लिए। बात मेरी समझ में आ रही है ना भाई, m के जो अंक हैं वो 25% उसने अंक प्राप्त किए, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो आपने कहा 30 अंक उसको और मिल जाते तो वह पास हो जाता। तो आपने कहा कि भाई 200 तो टोटल अंक निकल के आ गए, 200 का 25% कितना हो गया 50, 50 प्लस 30, पासिंग मार्क जो है पास होने के लिए जो जरूरी अंक हैं वो चाहिए 80 नंबर। तो पासिंग प्रतिशत कितना होगा, अगर मैं कहूं पासिंग परसेंटेज कितना होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पासिंग परसेंटेज की, पासिंग परसेंटेज कितना होगा, पासिंग परसेंटेज कितना होगा, तो आपने कहा पासिंग परसेंटेज जो है कितना होगा, देखिए पासिंग नंबर कितने चाहिए 80, कितने में से 200 में से, इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा 0 0 दोनों 0 कट जाएंगे, 2 4 जा 8, 40% आपका आंसर आ जाएगा, 40% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 40% उसको पासिंग मार्क चाहिए। तो समझ में आया कैसे हमने किया भाई, m को मिले 25% प्लस 30, अगर मिल जाते तो पासिंग अंक उसको मिल जाते, n को जो है 50% अंक मिले, उसको ज्यादा मिल गए 20 अंक, तो उसमें अगर हम 20 अंक माइनस कर दे तो भी हमको पासिंग नंबर मिल जाते। भाई 200 का 50% कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 माइनस 20 तो भी 80 आ जाता, ठीक है ना। तो 80 नंबर चाहिए थे उसको पास होने के लिए, कितने में से 200 में से, तो कितना परसेंटेज बना आपका 40% उसको लाने चाहिए था, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा, पास प्रतिशत जो है वो 40% है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। इन क्रिकेट मैच टीम ई गेट्स 70% ऑफ द टोटल स्कोर एंड डिफीटेड टीम एच बाई 72 रन्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाई द विनर। क्रिकेट मैच में टीम ई ने कुल स्कोर का 70% प्राप्त किया और टीम एच को 72 रनों से हरा दिया। विजेता द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या कितनी है, बताइए भाई। 126 रन है कि 156 रन है कि 200 रन है कि 315 रन है। तो अब देखो, कोई भी चीज जब आप परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज मतलब हो गया 100%, ठीक है। तो आपने कहा कि एक टीम ई ने कुल स्कोर का 70% प्राप्त किया और टीम एच को हरा दिया, ठीक है। एक टीम ई है और एक टीम एच है। अब ये चीज बताइए, जब ई ने 70% प्राप्त किया तो इसने 30% प्राप्त किया। भाई जब एच ने 70% प्राप्त कर लिया तो कितना बच गया 30, वो किसको मिले, वो ई को मिले।
सॉरी वो H को मिले, ठीक है ना, क्योंकि टोटल मिला के 100% होगा, तो 100 में से 70% एक लग गया, तो एक के पास 30% था। अब उसने कहा कि जो टीम S थी वो 72 रनों से हार गई, तो आपने कहा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, दोनों के बीच के डिफरेंस की अगर बात करूं कितने परसेंट का डिफरेंस है, तो आपने कहा अगर परसेंटेज डिफरेंस की मैं बात करते हैं तो 70 माइनस 30, इनके बीच का 40% का डिफरेंस है। 40% बराबर कितने के हो जाएगा, 40% बराबर हो जाएगा 72 के, तो एक बराबर कितने के हो जाएगा 72/40 इंटू हो जाएगा आपका 100, ठीक है। इंटू 100 कैसे लगा, परसेंटेज लगा है, अपॉन 100 होगा तो 100 मल्टीप्लाई कहाँ चला जाएगा 72 के साथ, देखो 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो ये आ जाएगा आपका 180, तो ये आ जाएगा आपका जो है 1 = 180, अर्थात यहाँ पे जो टोटल रन थे वो कितने थे, वो थे आपके 180, लेकिन 180 का 70% ई ने प्राप्त किया और 180 का 30% आपके एच ने प्राप्त किया। ये तो टोटल आपके रन निकल के आ गए। ये क्या है, ये वैल्यू जो है ना टोटल रनों की है, ये टोटल रन है, ये टोटल रन है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि ई ने कितना प्राप्त किया, भाई चूंकि विनर जो है यहाँ पे कि विजेता द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या कितनी है, तो विजेता टीम कौन है, ई ही तो है, तो ई के द्वारा प्राप्त किए गए रन, तो ई ने 180 का 70% बना लिया था, ठीक है ना। तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7 8 जा 56, 5 आपका कैरी हुआ, 7 1 जा 7 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 126 रन आएगा। तो 126 रन ई के द्वारा बनाया गया, बाकी जो बच गया वो एच के द्वारा बनाया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। जो विजेता टीम थी उसके द्वारा जो रन बनाए गए वो थे आपके कितने, वो थे 126, ठीक है ना। 126 रन बनाए गए विजेता टीम के द्वारा, बाकी जो 180 में से बचे वो किसके द्वारा बनाए गए, वो आपके बनाए गए जो है एच टीम के द्वारा, जो कि हार गई है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। In an exam, Ajay scored 20% in the same exam. Vijay scored 60% and received 51 marks more than Ajay. What was the total mark in the examination? एक परीक्षा में अजय ने 26% अंक प्राप्त किए, उसी परीक्षा में विजय ने 60% अंक प्राप्त किए और अजय से 51 अंक अधिक प्राप्त किए। परीक्षा में कुल कितने अंक थे? तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे भाई। तो आपने कहा एक अजय है, एक अजय है और दूसरा कौन है बच्चों, दूसरा आपका जो है विजय है। अजय और विजय नाम के दो छात्र हैं भाई। कहा गया कि अजय ने 26% अंक प्राप्त किए और विजय ने 60% अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो अब दोनों के, अब उसमें देखो कह रहा कि विजय ने 60% अंक प्राप्त किए और अजय से 51 अंक अधिक प्राप्त किए, तो परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? परसेंटेज के डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 60 माइनस 26 कितना है? 10 माइनस 6 तो 4, 5 माइनस 2 तो 3, 34%। 34% बराबर कितने के हो जाएगा? 34% बराबर हो जाएगा 51 के, ठीक है ना। तो एक बराबर हो जाएगा आपका 51/34 इंटू 100, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 17 2 जा 34, 17 3 जा आपका हो जाएगा 51, तो ये हो जाएगा आपका 300/2, कितना हो जाएगा ये 150 हो जाएगा। अर्थात जो टोटल मार्क्स हैं
1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 150। तो जो टोटल मार्क हैं वो आपके 150 होंगे, ठीक है ना। परीक्षा में कुल कितने अंक थे? तो टोटल जो आपके मार्क थे, टोटल मार्क आपका आ जाएगा 150। 150 अंकों का जो है ये पूरा खेल था, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। परीक्षा में कुल कितने अंक थे? परीक्षा में कुल आपके 150 अंक थे, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आ रहा है कैसे करना है, कैसे आप बहुत आसानी से परसेंटेज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं 100 को बेस मान के। अब यहां पर देखो, यहां पे क्या है, अलग अलग परसेंटेज दिया गया है। अजय का अलग दिया गया है, विजय का अलग दिया गया है, और उसमें बताया गया कि जो विजय है उसने जो है अजय से 51 अंक अधिक प्राप्त किए। तो सबसे पहले हमने उन दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस निकाला, कितने का है? 34% का। और जो 34% का डिफरेंस है ये किसके बराबर में? 51 के, ठीक है ना। तो 34% बराबर 51 के, तो एक बराबर आपका जो है कितने का आ जाएगा? 150 के। तो टोटल मार्क पूछा है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 150। अब अगर पूछा होता है कि अजय ने कितने प्राप्त किए, विजय ने कितने प्राप्त किए, तो अगर अजय विजय का आपको निकालना है तो 150 का 26% निकाल देंगे तो अजय का आ जाएगा, 150 का 60% निकाल देंगे तो आपका विजय का आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर एक का निकाल लीजिए और एक का माइनस कर, जितना निकला उससे माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछता कि अजय के इसमें कितने नंबर हैं, अजय के इसमें कितने नंबर हैं, तो सिंपल सी बात है, विजय का 60% कितना हो जाएगा? 90, अर्थात जो है 90 नंबर किसके हो गए? 90 नंबर हो गए जो है किसके? विजय के। तो 90 में से कितना बच गया आपका? ये बच गया जो है 60। तो 60 हो गए आपके किसके? अजय के। 60 नंबर अजय के हैं, 90 नंबर आपके विजय के हैं। आप यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे टोटल मार्क पूछा गया तो इतना जाएगा आपका 150 आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%। टू मेंटेन द बजट, नीता reduced the consumption of this rice by 20%. The increase in expenditure due to this rice is। चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। बजट बनाए रखने के लिए नीता इस चावल की खपत को 20% कम कर देती है। तो इस चावल के कारण व्यय में वृद्धि है। बताइए कितने की है? 5 की है, 11 की है, 9 की है कि नो चेंजेस है? बताइए भाई कितने की वृद्धि है, कितने % की वृद्धि हो जाएगी? तो आपने कहा इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ए बी रूल से कर सकते हैं, एक आप जो है 100 मान के कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको 100 की बात करूं तो प्राइस दिया है और आपकी खपत दी गई है, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं कीमत की, तो आपने कहा कीमत भी 100 थी और खपत भी 100 थी। खपत भी उसकी क्या थी? खपत भी अगर 100 थी तो टोटल उसका कितना हो जाएगा? तो टोटल कितना हो जाएगा? तो आपने कहा हो जाएगा 100 × 100, ये हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। 10,000। अब क्या हुआ? अब देखो क्या चावल की कीमत में अब जो है अब ये हुआ कि जो चावल की कीमत थी उसको 20-25% की क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। खपत जो है 20% नीता कम कर देती है। तो देखो कीमत जो है अब 120 हो गई, लेकिन खपत क्या हो गई? खपत जो है अब आपकी कितनी हो गई? अब जो है 80 हो गई, ठीक है ना। 125 हो गई, कीमत 125 हो गई, पहले 100 थी अब 125 हो गई। खपत कितनी हो गई? 80 हो गई। तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा? अब टोटल कितना आपका उसका आएगा? तो ये हो जाएगा जो है 125 × 80। अब उसका खर्च कितना आएगा? ठीक है ना भाई, जो उसका एक्सपेंडिचर होता है, जो उसका व्यय होता है, तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इनटू कंजप्शन। खपत और कीमत का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका जो है व्यय के बराबर होता है।
भाई आप 2 किलो शक्कर खरीदते हैं, उसके लिए आप 100 रुपए देते हैं, तो 100 रुपए आपकी क्या हो गई, आपका व्यय हो गया ना, कितने के लिए, 2 किलो चीनी के लिए, तो 2 × 100, ठीक है ना, ठीक है, सॉरी 2 किलो के लिए, तो 1 किलो कितना के पड़ा, 50 रुपए का, तो 50 × 2 200 100 हो गया। तो इसी प्रकार से यहां पर जैसे कह रहा है कि कीमत जो है अब 125 है, खपत आपकी 80 है, तो अब टोटल उसका जो है व्यय कितना हो जाएगा, देखो जरा कितना हो जाएगा, 0 8 5 40, 0 हासिल आया 4, 8 × 16 4 20, हासिल आया 2, 8 × 8 2 10। अच्छा अभी भी उसका व्यय कितना है, 10,000, पहले भी उसका व्यय कितना था, 10,000, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कितने % की कमी या वृद्धि हुई, तो आपने कहा पहले भी वो 10,000 खर्चा करता था, अभी भी वह 10,000 ही खर्चा कर रहा है, तो यहां पर जो बात आएगी वो बराबर की आएगी 0 की, उसको कुछ भी नहीं अभी अलग से देना है। अगर वो 5 रुपए में अभी 2 किलो शक्कर ला रहा था, तो अभी भी उसको 5 रुपए में 2 किलो शक्कर मिल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 5 रुपए में 2 किलो शक्कर नहीं, उसने अपनी खपत कम कर दी ना, तो 5 रुपए में अपना कुछ कम के लेके आएगा, तो उसको उसकी जो व्यय है व्यय अभी भी वही है, अर्थात 5 रुपए वो पहले खर्च कर रहा था, 5 रुपए वो अभी भी खर्च कर रहा है, उसने अपने व्यय के रुपए को नहीं बढ़ाया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, अर्थात नो चेंज, क्या आ जाएगा, नो चेंज आएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, नो चेंज, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट ए बी रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर आप ए बी रूल से करते हैं इसको, तो ए बराबर आपने मान लिया 25, ठीक है ना, बी बराबर आपने मान लिया -20, तो ए बी रूल आपको पता है कि a + b + a × b अपॉन 100 होता है, तो यहां पे जरा रख दीजिए, a कितना है 25, b कितना है -20 + 25, और ये हो जाएगा इंटू -20 अपॉन हो जाएगा 100, हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 5, यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा -500 अपॉन 100, 0 से 0 दोनों कट जाएंगे, 5 - 5 बराबर कितना आ जाएगा आपका 0, अर्थात तो नो चेंज आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नो चेंज। तो डायरेक्ट आप ए बी रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ए बी रूल क्या होता है, a + b + a × b अपॉन 100, ठीक है। रिजल्ट अगर प्लस यहाँ प्लस में आता तो इंक्रीज होता है, माइनस में आता तो डिक्रीज होता है, 0 आ रहा है तो नो चेंजमेंट, ठीक है ना, ठीक है। वृद्धि जो होगी तो उसको प्लस में उस वैल्यू के लेना है, जहां पे कमी होगी उसको आपको माइनस में लेना है, ठीक। तो माइनस को माइनस की जगह रख दो, माइनस प्लस का जो मल्टीप्लीकेशन हो माइनस होता है, तो 5 - 5 बराबर 0 आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 40 इट बिकम्स 125% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर। जब किसी संख्या में 40 की वृद्धि की जाती है तो स्वयं का 125% हो जाता है, संख्या क्या है बताइए। 145 है, 160 है, 420 है कि 650 है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए लेट द नंबर इज ए, लेट द नंबर इज ए, नंबर इज ए, आपने माना कि वह संख्या क्या है, ए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि a में 40 की वृद्धि की जाती है, अर्थात a + 40, तो क्या हो जाता है, यह संख्या खुद की जो है 125% हो जाती है, अर्थात a की यह है 125%, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना, 125% हो जाती है। तो कितना हो जाता है, a का जो है 125% हो जाता है, तो 125/100, इसको 25 से कट कर दो, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, कितना हो जाएगा आपका ये a + 40 = 5a अपॉन हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो 4a + 160 = 5a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a - 4a
इक्वल्स टू 160, तो ये आ जाएगा आपका जो है a इक्वल्स टू 160, a इक्वल्स टू आपका 160 आ जाएगा। और a आपने नंबर माना था, a आपने क्या माना था, वह नंबर माना था, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। वह नंबर जो है आपका 160 होगा, 160 होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ ए नंबर इज 198, देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% ऑफ द नंबर विल बी। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर होगा कितना बताइए। 396 है कि 485 है कि 765 है कि नन ऑफ दीज है। तो सबसे पहले हम वो नंबर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम नंबर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो किसी संख्या के, वो संख्या क्या है, तो आपने कहा लेट द नंबर इज ए, let the number is a, ओके। अब कह रहा है कि इस नंबर के 80% और 62% का जो डिफरेंस है वो आपका 198 है, अर्थात 80% a माइनस 62% a जो आएगा वो कितना है आपका 198 है, ठीक है। जरा इसका डिफरेंस निकालिए कितना आएगा। तो 10 में से 2 गया तो आपका 8, 7 में से 6 गया तो 1, 18% a आएगा बराबर 198, तो a बराबर हो जाएगा 198 अपॉन 18 इंटू 100। कितना आ जाएगा आपका 18 1 जा 18, ये कट जाएगा आपका 11 बार जाएगा ना, तो यहाँ पे 1100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1100, तो वह जो संख्या है वो आ जाएगी आपकी 1100, ठीक है ना। संख्या तो हमें मिल गई कि 1100 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, तो संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा। तो आपने कहा 92% और 56% के अंतर कितना है, देखिए जरा। तो आपने कहा ये संख्या जो आपने a मानी थी 92% a माइनस जो है 56% a कितना आएगा जरा देखें। ये आ जाएगा आपका 12 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना। 92 एंड 56 है ना, कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा जो है 12 में से 6 गया तो 6, ठीक है। और 8 में से 5 गया 3, 36% a आएगा, ठीक है ना। अब a की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1100, तो 1100 का आप 36% निकाल दें, 1100 का आप 36% निकाल दें। जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा आपका 11 6 जा 66 बचेगा आपका, 6 कैरी हो जाएगा, 11 3 जा 33 और 6 कितना आ जाएगा 39, 396 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, हमने नंबर माना था a, नंबर निकल के क्या आ गया आपका 1100। अब उसी नंबर के 92% और 56% का जो डिफरेंस कितना हो गया 36% a हो गया। a की वैल्यू कितनी है आपकी 1100, तो 1100 का 36% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा आपका जो है 396 हो जाएगा। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा आपका 396 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन अ फर्म वाज 5200 एंड दैट ऑफ फीमेल्स वाज 4200. The mean salary of all the employees was 5000. What is the percentage of female employees? एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपये है और महिलाओं का 4200 रुपये था। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 रुपये था तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है बताइए भाई। 25% है
कि जो है 65% है कि 88% है कि 20% है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आंसर सही होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है मिक्सचर मेथड से, ठीक है ना? किससे करना है आपको? मिक्सचर के मेथड से करना है। तो यहां पर देखो कैसे होगा। यहां पे एक दिए गए हैं मेल एम्प्लॉइज और एक दिया गया है फीमेल एम्प्लॉइज, ठीक है ना? यहां पर देखो क्या है, मेल पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 5200 और फीमेल का है 4200। टोटल है आपका जो सबका है वो है 5000 रुपए। कितना है? 5000 रुपए। इनके बीच का जो है इस प्रकार से एक डिफरेंस निकालिए क्रॉस में, ठीक है ना? इसका जो डिफरेंस आएगा वो इधर लिखेंगे, इसका जो डिफरेंस आएगा वो इधर लिखेंगे। तो देखिए 5000 में जब 4200 घटाएंगे तो 800 आएगा और जब इसको घटाएंगे 200 आएगा। अगर हम यहां पे बात करें तो आगे इनका रेशियो क्या बनेगा? इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। 2 1 जा 1 2 4 जा 8, ये बनेगा 4 और 1 का रेशियो, 4 और 1 का रेशियो। बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है ना? ये मिक्सचर मेथड कहलाता है। यहां पर देखो मेल की सैलरी कितनी दी गई है? 5200। फीमेल की सैलरी कितनी दी गई है? 4200। सबकी सैलरी कितनी दी गई है? ठीक है ना? 5000 रुपए। सभी कर्मचारियों को जो औसत वेतन है वो 5000 रुपए है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आया, ये जो इनके बीच का डिफरेंस आएगा उसको इधर लिखेंगे, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको इधर लिखेंगे। तो कितना आ गया? 4:1 आ गया, ठीक है ना? अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर टोटल कितना है? टोटल है आपका 4 + 1 5। उसमें से हमको मेल किसका निकालना है? महिला कर्मचारियों का परसेंटेज निकालना है। द परसेंटेज ऑफ the percentage of female employees, the percentage of female employees, the percentage of female employees is कितना हो जाएगा? आपने कहा एक है किसमें से? 5 में से, क्योंकि टोटल तो आपके 4 1 5 है ना, तो 5 में से कितनी है? एक है, तो 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/5 का मतलब होता है 20%, ठीक है ना? 1/5 का होता है 20%, तो 20% आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना? महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? 20% है। अगर पुरुषों का पूछता कितना आता? 4/5 आता, ठीक है ना? तो आपका कितना आता? 80%। 4/5 80% आता आपका, ठीक है ना? तो 80% आपका क्या है? मेल है और 20% क्या है? आपके फीमेल है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जब 20% आपकी महिला कर्मचारी तो 80% आपके पुरुष कर्मचारी होंगे। क्लियर है? तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 5 लाख बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज reduced from 12% to 10%. He now pays 10,000 more income tax. What is his increased income? एक आदमी की वार्षिक आय में 5 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन उसे जो आय देनी है उस पर कर 12% से घटा करके 10% कर दिया गया है। अब वह 10,000 रुपए अधिक आयकर का भुगतान करता है। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? बताइए। 40 लाख है कि 60 लाख है कि 38 लाख है कि 25 लाख है? बताइए भाई। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो बताइए भाई कौन सही आंसर होगा? ए, बी, सी, डी में से ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी की वार्षिक आय में 5 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन उसे जो आय देनी है उस पर कर 12% घटाकर 10% कर दिया गया, ठीक है ना? अब वह 10,000 रुपए अधिक आयकर का भुगतान करता है। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? तो देखिए मान के चलते हैं कि उसकी ओरिजिनल आय जो है x थी, या कुछ भी मान लो, ए मान लो। तो ओरिजिनल लेट द
लेट द ओरिजिनल इनकम, ओरिजिनल, लेट द ओरिजिनल इनकम, लेट द ओरिजिनल इनकम इज ए, ठीक है ना। उसकी जो ओरिजिनल इनकम है, ठीक है ना, उसको आपने क्या मान लिया, ए मान लिया, ओरिजिनल इनकम इज ए। ओके, तो अब जो है वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, तो न्यू इनकम कितनी हो जाएगी उसकी, न्यू इनकम कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा न्यू इनकम हो जाएगी उसकी जो है अब A+5, कितनी हो जाएगी, A+5 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ओरिजिनल इनकम उसकी A थी और अब जो है उसकी जो न्यू इनकम है वो A+5 हो जाएगी, क्योंकि 5 लाख रुपए की उसकी वृद्धि हो गई उसकी इनकम में। अब देखो क्या कह रहा है, अच्छा जो पहले उसकी इनकम थी उसमें उसको 12% देना पड़ता था, अब जो इनकम है उसमें उसको 10% देना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर में है, ये 10,000 रुपए अधिक आयकर का भुगतान करता है। तो अगर मैं कहूं कि A+5 में वह 10% दे रहा था, ठीक है ना, इसमें 10% दे रहा था, किसमें से, ए का जो है इसमें दे रहा है वो कितना, इसमें दे रहा है वो 12%, इसमें दे रहा है वो 12%, ए का 12%, ठीक है ना। ये किसके बराबर है, 10,000। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 लाख में, तो क्या करेंगे, 1 लाख का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया, ठीक है। अब जरा देखो कितना आ जाएगा ये, तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, ये 0 0 0 कैंसिल हो गया, कितने 3 0, ये 0 कैंसिल हो गया, 0.1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका A+5, देखो A+5 का 10%, तो 10/100 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस ए का 12%, तो 12/100 हो जाएगा। ये कितने बराबर हो जाएगा, 0.1 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर में हो जाएगा, ये 0.1 के बराबर में हो जाएगा। क्लियर। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, देखो जरा सॉल्व करो भाई, ये कितना हो जाएगा आपका, अभी 10 को आप 100 को यहाँ पे आप रहने दो, क्योंकि 100 को काट देंगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आप 100 को यहाँ पे इधर ले जाओ डायरेक्ट, ये हो जाएगा 10A, ये हो जाएगा प्लस का 50 माइनस का 12A इक्वल्स टू हो जाएगा 0.1 इंटू 100, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का बेस बराबर था तो 100 हम डायरेक्ट इधर ले गए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है हो जाएगा 10A और ये हो जाएगा माइनस का 2A, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, माइनस का 2A प्लस हो जाएगा 50 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10, क्योंकि जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 आपका पॉइंट के लिए हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका जो है 2A उधर ले जाओ, 10 इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपका 2A बराबर 50 माइनस 10, 2A को हम इधर ले गए, 10 को इधर ले आए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2A बराबर हो जाएगा आपका जो है कितना, ये हो जाएगा 40। अच्छा ये जो वैल्यू आएगी वो लाख में आएगी, ठीक है ना, ये जो वैल्यू आएगी वो लाख में, क्यों, क्योंकि आपने इसको लाख में कन्वर्ट कर लिया है, पहले से जो 10,000 था उसको आपने लाख में कन्वर्ट कर लिया, तभी 0.1 लाख है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये जो वैल्यू यहां से आएगी वो लाख में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका A इक्वल्स टू हो जाएगा 40/2, तो ये आ जाएगा आपका 20 लाख, ये आ जाएगा आपका 20 लाख, तो A बराबर हो जाएगा आपका 20 लाख, ठीक है ना। तो ये तो उसकी पहले की इनकम है, ये तो उसकी ओरिजिनल इनकम है, तो उसकी न्यू इनकम कितनी हो जाएगी, न्यू इनकम हो जाएगी आपकी 20 + 5 25 लाख, 25 लाख उसकी न्यू इनकम होगी। और क्या पूछा है उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, तो 25 लाख है, 25 लाख है उसकी बढ़ी हुई आय, ठीक है भाई। ओरिजिनल इनकम आपने ए मानी, न्यू इनकम उसकी कितनी हो गई, A+5 हो गई, ठीक है ना। A+5 में वो 10% दे रहा है, ए में वो 12% दे रहा था, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10,000 के बराबर है, ठीक है ना। उस 10,000 को हमने लाख में कन्वर्ट कर लिया, जब लाख में कन्वर्ट कर लिया 0.1 लाख आ गया। अब जब इसको आपने सॉल्व किया तो ए बराबर आ जाएगा आपका 20 लाख, 20 लाख इसकी ओरिजिनल इनकम थी,
और 5 लाख उसकी बढ़ा दी गई है इनकम, तो कितना हो जाएगा आपका 25 लाख, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इफ एम्स इनकम इज 40% मोर देन द इनकम ऑफ एन, देन बाई व्हाट परसेंट एन इनकम इज लेस देन द इनकम ऑफ एम। यदि m की आय n की आय से 40% अधिक है तो n की आय m की आय से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर दे देना है। एक m है और एक n है, ठीक है ना। तो कहा गया कि जो m की आय है वह n की आय से 40% अधिक है, अर्थात अगर n की आय 100 है तो इसकी आय 140 है, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। तो अगर m की आय 7 है तो n की आय 5 है, तो n की आय m की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है ना। कितने परसेंट जो है कम है, तो अगर मैं यहां पे कहूं कि लेस देन ऑफ m, ठीक है ना, कितने परसेंट लेस है, ठीक है, डिक्रीज नहीं लेस निकालना है। तो यहां पे देखो आपने कहा 2 कम हो रही, किसके सापेक्ष में, आपके m के सापेक्ष में। भाई देखो इसकी ये 7 रुपए कमा रहा है, ये 5 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए कम कमा रहा है ना n, किससे m से, तो 2 अपन कितना हो जाएगा 7, चूंकि m से निकालना है कि m से कितना कम है, तो 2 रुपए कम है किससे, m से, तो 2/7 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करो या 2/7 को डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 200/7, इसको लिख सकते हैं आप जो है 28⁴/7%, या डायरेक्ट आप 2/7 को लिख सकते हैं 28⁴/7%। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 28 सही, 4/7% आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। मोहन स्पेंड्स 80% of his income if his income increased by 12% and the saving decreased by 10%, then what will be the percentage increase in his expenditure। मोहन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी आती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 21.9%, 33.33%, 16.66% की 17.5%। बताइए भाई, ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। अच्छा, आय, व्यय और बचत, ठीक है ना भाई। आदमी कमाता है तो कुछ खर्च करता है, कुछ सेव करता है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें तो मोहन की इनकम दी गई है, अर्थात आय दी गई है, ठीक है। हम बात करते हैं यहां पे मोहन के आय की, मोहन की आय, आय, व्यय और बचत, आय, व्यय और बचत, 3 चीजें हैं, ठीक है ना। उसने कहा कि मोहन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, तो उसकी देखो अगर आय 100 है, ठीक है, तो व्यय 80 है, तो बचत 20 रुपए की है। बात मेरी समझिएगा, मोहन की आय 100 रुपए की है, तो 80 रुपए उसने खर्च कर दिया, तो 20 रुपए उसने बचा लिया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब उसकी जो आय है वो 12% क्या कर दी जाए, बढ़ा दिया जाए, तो आपने कहा ये हो जाएगा 112, ठीक है ना। आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है, ठीक है ना। आय तो हो गई 112, इसमें 10% की क्या हो गई, कमी, इसमें 10% की क्या हो गई, कमी हो गई, माइनस का 10%, ठीक है ना। तो कमी जब हो गई 10%, तो 20 का 10% कितना होगा, 20 का 10% कितना होगा, आपने कहा 2 होगा, 2 रुपए होगा, तो इसकी बचत कितनी हो गई, 18 रुपए। बात मेरी समझिएगा।
आय थी 112, भाई 12% की वृद्धि हो गई ना, अब तो आय कितनी हो गई 112, लेकिन बचत में उसने 10% की कमी कर दी, तो बचत हो गई उसकी 18। तो अब व्यय कितना हुआ, अगर मैं बात करूं व्यय की कि व्यय कितना हुआ, तो आपने कहा कि अब अगर व्यय की बात करेंगे तो 112 माइनस 18 कितना बचेगा 94। अब जो है उसका जो व्यय है वो 94 रुपीज है। अब उसका जो व्यय है वो 94 रुपीज है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो निकालना है हमको उसके व्यय में, उसके व्यय में उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि, उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई जरा बताइए। आपने कहा कि उसका व्यय था जो है पहले आपका, अब 94 हो गया, पहले आपका 80 था, ठीक है ना। इसके सापेक्ष में निकालना है 80 के सापेक्ष में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 80 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 14/80 इंटू हो जाएगा आपका 100, किससे कट जाएगा 20 से, 24 जा 80, 25 जा 100, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा हो जाएगा आपका 14 ये हो जाएगा 7 5 जा 35/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 17.5%। कितना आ जाएगा 17.5%, ऑप्शन डी आ जाएगा। क्लियर है भाई। उसके व्यय में वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो आपने कहा अब उसका कितना है 94, पहले कितना था 80, कितना वृद्धि हो गई 14 रुपए की वृद्धि हो गई, 14 रुपीज की वृद्धि होगी, कितने में से 80 रुपीज में से, ठीक है ना। तो भाई 14 रुपए ने और बढ़ा दिया, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 17.5% की वृद्धि हो गई, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। रमेश वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज्ड बाय 15% and his wages per hour were increased by 20%. By how much percentage did his daily earning increase? रमेश के प्रतिदिन काम के घंटे में 15% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बताइए भाई। 48%, 78% की 38% की आपका जो है 93%। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर देखिए, अब यहां पर डायरेक्ट आप ए बी रूल लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप ए बी रूल लगा सकते हैं। कैसे देखिए ए बी रूल, ठीक है ना। तो ए बी रूल होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 होता है। अब देखो 15% की वृद्धि हुई घंटे में, तो मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है ना। तो यहां पर ए बराबर दिया है आपको 20, नहीं ए बराबर दिया है 15 और बी बराबर दिया है 20। रख दीजिए ए और बी की वैल्यू को, ठीक है ना। क्योंकि दोनों में वृद्धि हो रही है तो दोनों हम प्लस का लेंगे, ठीक है। तो यहां पे जरा ए और बी की वैल्यू रख दीजिए। तो 15 प्लस 20 प्लस हो जाएगा 15 इंटू 20 अपॉन हो जाएगा आपका 100। ये कितना हो जाएगा 35। ये हो जाएगा आपका 300 अपॉन 100। दोनों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपका 35 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका 38%। कितना आ जाएगा 38%। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट आप ए बी रूल से भी लगा सकते हैं, आप 100 मान के भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। कि पहले उसका प्रतिदिन काम करने घंटे 100 थे और उसकी मजदूरी भी 100 थी, तो 10,000 आ जाएगी। अब उसके घंटे 115 हो गए, मजदूरी 120 हो गई। अब यहां से आप टोटल उसका निकाल लीजिए, जो भी उसका बीच का डिफरेंस आएगा उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, जो है 10,000 से आपका वहां से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और आप इसको ए बी रूल से भी इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, 38% आपका सही आंसर आएगा।
तो इस प्रकार से आप परसेंटेज क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।